देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हुई, लेकिन न तो 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा तय हो पाया और ना ही गठबंधन के संयोजक के नाम पर ही मोहर लग पाई। हालांकि 28 विपक्षी दलों की बैठक में जल्द से जल्द सीट बंटवारे का काम खत्म करने पर एक आम सहमति जरूर बन गई। टीएमसी जैसे दलों ने 31 दिसंबर तक सीट बंटवारा कर लेने की मांग कर दी है। हालांकि बैठक में तय हुआ कि 15 जनवरी तक ज्यादातर राज्यों में सीट बांट ली जाएगी, लेकिन इन सीटें बंटवारे में कई पेच हैं। ज्यादातर राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस के बीच बात होनी है और इसके लिए कांग्रेस ने 5 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी जरूर बना ली है। हालांकि ये कवायद आसान नहीं रहने वाली है। खास तौर पर कम से कम आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पर सीट बंटवारे का पेच बेहद जटिल है। बात बिहार की अगर कर लें तो कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के साथ वाम दलों के साथ गठबंधन में है और यहां की 40 सीटों को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है और ये माना भी जा रहा है कि दोनों बड़े दल 16-16 सीटों पर लड़ सकते हैं। वहीं सीपीआई, एमएल और सीपीआई ने ज्यादा सीटों का दबाव बनाया तो कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इंडिया अलायंस में बिहार में सीटों पर कैसे बनेगी बात। तो बिहार में इंडिया अलायंस की सीट बंटवारे को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। तो ये दावे इस आधार पर कि सभी चाहते हैं कि उनका जनाधार बड़ा है, उनका जनाधार बढ़ा भी है और इसीलिए उनकी दावेदारी ज्यादा है। क्या दावे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। आप राष्ट्रीय राजनीति की धारा में न तो पहले थे और न अब हैं। वह तो खैर बनाइए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको केंद्रीय मंत्री बनाकर सम्मान दिया, लेकिन आपने उसकी भाजपा के साथ दगा किया। आपके चाल चरित्र और नीति से इंडी गठबंधन में शामिल घटक दल के नेतागण अवगत हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में तो आप कहीं हैं ही नहीं, बस लालू प्रसाद जी का झोला ढोते रहिए। बिहार में सीटों के बंटवारे में भी आदरणीय लालू प्रसाद जी का ही चलना है। एनडीए ने आपको 17 सीटें दी थी। लालू प्रसाद जी के रहमो करम पर हैं आपको 10 सीट से ज्यादा लालू प्रसाद जी नहीं देने वाले। भाजपा के लोगों ने हमेशा इस बात को कहा कि विपक्ष के सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ ही नहीं सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रयासों का नतीजा रहा कि पटना, बिहार से बैठकों का दौर शुरू हुआ और इंडिया अलायंस के रूप में देश में आज विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है। बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं। हाँ, यह जरूर है कि 5 राज्यों में चुनाव थे तो बैठकों का दौर कम हो रहा था, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि आने वाले समय में समन्वय के साथ विभिन्न प्रदेशों में न सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा बल्कि स्ट्रेटेजी तय होगी। और एक बात तय है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लोग सत्ता से बेदखल होंगे। इंडिया अलायंस पार्टनर बिहार में तो अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे पे बात भी शुरू नहीं की है, मीटिंग भी शुरू नहीं की है। वो किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं? बिल्कुल अनाप शनाप बातें हैं, जिसके घर खुद शीशे के होते दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। और हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर ने तो सीट शेयरिंग पे बैठकर डिस्कशन भी किया और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी सामने आएगा और बहुत सहमति से, सबकी सहमति से सीट का बंटवारा शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से निपटा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी मिल करके सभी दलों के साथ सहमति बना करके आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप सामने आएगा, वो स्वरूप कहीं ना कहीं देश को भी और देश की राजनीति को भी एक दिशा देने का काम करेगा। हम 1 to 1 की सीट शेयरिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से बिहार से जो भाजपा को 9 अगस्त 2022 को सत्ता से बेदखल किया गया है, आने वाले समय में बिहार के संदेश को कहीं ना कहीं देश स्तर पर स्वीकारता मिलेगी। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जल्द ही
सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। 15 से 20 दिन में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और वो हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाए। कैंपेनिंग को लेकर भी कोई बातचीत हुई, कहा जा रहा है अलग अलग जगहों पर ज्वाइंट रैली होगी, आम सभा होगी और उसमें सभी पार्टी के गठबंधन के जो INDIA गठबंधन के सभी नेता उसमें जाएंगे। तो सवाल उठाने वाले कई सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर ये इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि इसमें कई पेज हैं और वो पेज क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो इंडी गठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग का ये पेज किस तरीके का है ये हम आपको बताते चलें। बिहार में 6 दलों का गठबंधन है। ये सभी 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं। अब आप समझिए कि इंडी गठबंधन का जब ये सभी हिस्सा हैं, आज की तारीख में जेडीयू के 16 सांसद हैं। बिहार से अगर बात की जाए तो कांग्रेस का 1 और आरजेडी का कोई भी सांसद नहीं है। अब तक के प्रदर्शन के अनुसार आरजेडी और जेडीयू सबसे बड़े दल हैं। अगर इस महागठबंधन के अंदर बात करें तो जेडीयू के पहले से 16 सांसद और ऐसे में यह माना भी जा रहा है कि 16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के अंदर सीटों को लेकर बात बन सकती है। चुनाव 16 सीटों पर ये लड़ सकते हैं। लेकिन वाम दलों की तरफ से माले ने 11 सीटों का दावा ठोका हुआ है, जबकि कांग्रेस की अगर बात कर लें तो वो 9 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही है। लेकिन समझने वाली बात ये कि 2019 में नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे। एनडीए में रहते हुए नीतीश की पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 पर जीत हासिल करती है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीट से कम पर समझौता नहीं करेगी, यह माना जा रहा है। चूंकि 16 उनके सांसद हैं तो ये 16 सीटें तो वो जरूर चाहेगी। चूंकि आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल है तो उसके नेता भी ये चाहते हैं और चाहना लाजमी भी नजर आता है कि वो नीतीश की पार्टी के बराबर यानी कि 16 सीटों पर चुनाव लड़े। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में अगर आरजेडी और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो बाकी दलों के लिए मात्र 8 सीटें ही बच जाती हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों ने 20 सीटों पर अपनी दावेदारी रखी है। अब ऐसे में इंडी गठबंधन में सीटों का यह पेच जो है वो फंसता हुआ, उलझता हुआ नजर आता है। हालांकि ये देखना होगा कि इस पेच को इंडी गठबंधन के नेता कैसे सुलझा पाते हैं। ये सुलझती है या और ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि इसी पर इंडी गठबंधन की सफलता निर्भर करती है। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए सारे द्वार बंद हो गए हैं। उन्हें किसी पद के लिए लालू ने नाम प्रस्तावित नहीं किया और इसके बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर एक बड़े बदलाव का संकेत देने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं उन्होंने ललन सिंह को लेकर भी एक बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से निकटता की वजह से अब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। एक और कहावत है, गए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास। तो गए थे मीटिंग के अंदर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी का तो बकायदा बयान आया कि उनको कन्वीनर बनाना चाहिए। पटना में होर्डिंग लगाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी। वहां तो किसी ने उनका नाम प्रस्तावित तक नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खरगे साहब का कर दिया। 80 साल, मुझे पता नहीं उनकी उम्र 80 साल है या 85 साल है, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट कर नीतीश कुमार पर जोरदार और बड़ा हमला किया है। सुशील मोदी ने लिखा है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लालू प्रसाद ने भी किसी पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया। ऐसे में हताश जेडीयू ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर बड़े बदलाव के संकेत
दे दिए हैं। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने लिखा है कि लालू प्रसाद से ललन सिंह की निकटता की वजह से ललन सिंह को हटाया भी जा सकता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील कुमार मोदी के इस पोस्ट के बाद से बिहार की राजनीति देखिए गर्मा चुकी है। महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में सुशील कुमार मोदी पर जोरदार प्रहार किया है। कुमार जी आज तक कभी किसी के सामने आवेदन लेकर नहीं गए, इसलिए सुशील कुमार मोदी जी अगर ये कहते हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं तो वो मुगालते में है। और हाशिए पर कौन है ये सबको पता है। बेचारे सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी राजनीतिक स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है हर किसी को पता है। सुशील मोदी जी कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद, और सच यह है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में होने से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को ही है। तो जब सारे दरवाजे बंद है तो आपके पेट में ऐंठन काहे हो रही है? मोदी जी आउटडेटेड हो चुके हैं। भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिन काट रहे हैं, दिन काट के बैठ जाइए जाके आडवाणी जी के पास ओल्ड एज होम में। काहे रोज अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं? अगर सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज नहीं किया गया, ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जा सकता है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सुशील कुमार मोदी जी इस तरह की बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी मीटिंग रही और सब कुछ आगे अच्छा ही रहेगा। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। विश्वविद्यालय शिक्षकों पर कार्रवाई जो है वो की गई है। 9 कॉलेज शिक्षकों और कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है, साथ ही साथ उनके पेंशन पर भी रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध करने का आरोप इन सभी के ऊपर, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी के लिए पहले शो कॉज जारी किया और उसके बाद जब शो कॉज में जो जवाब दिया गया उससे संतुष्ट नहीं होने पर इनके वेतन और पेंशन दोनों को रोक दिया गया है। LNMU, BRA, JP यूनिवर्सिटी, BN मंडल, PU मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों पर यह कार्रवाई इस वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, इन शिक्षकों के ऊपर आरोप क्या और जिसके बाद इतनी सख्त कार्रवाई जिसमें पेंशन और वेतन दोनों ही रोक दिए गए? राजभवन जो है पहले पूरी तरह से निगरानी के साथ साथ कार्रवाई करता था, लेकिन के पाठक के आने के बाद विश्वविद्यालय में सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है और सीधी कार्रवाई की जा रही है। अभी एक पत्र जारी हुआ है, उच्च शिक्षा निदेशक है रेखा कुमारी, उनके द्वारा कि जो 9 कॉलेज शिक्षक और कर्मी हैं इन्हें पहले शो कॉज किया गया था क्योंकि इन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश को दरकिनार किया था और उसका विरोध किया था। उसके बाद शो कॉज किया गया था, लेकिन शो कॉज का जवाब दिया गया है, उससे शिक्षा विभाग संतुष्ट नहीं हुआ है और उसके बाद सभी के वेतन और पेंशन पर सीधी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी LNMU, BRA, JP यूनिवर्सिटी, BN मंडल, PU मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं और कर्मी हैं इनके वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी गई है। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी क्योंकि 75% अटेंडेंस के साथ साथ टीचर्स की भी उपस्थिति और कितने क्लास लेने हैं इसको लेकर भी एक टारगेट दिया गया है। तमाम चीजों की निगरानी की जा रही है और लापरवाही बरतने पर सीधी कार्रवाई हो रही है, जिसका एक उदाहरण अभी सामने आया है। विभा बिल्कुल रजनीश, आप अपने साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त पटना से ही आ रही है, जहां पर विधान पार्षदों की पहल के बाद भी शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल का संचालन जारी है। 15 विधान पार्षदों की टीम ने, बताते चलेंगे, राज्यपाल से गुहार लगाई थी के पाठक के आदेश का सभी ने विरोध किया था। राज्यपाल की तरफ से शिक्षा विभाग को पत्राचार नहीं किया गया है। आदेश वापसी के इंतजार में राज्य भर के शिक्षक इस वक्त हैं। विधान पार्षदों ने कहा कि राज्यपाल से हमारी उम्मीदें हैं, शिक्षा विभाग की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गैर संवैधानिक आदेश को वापस लेना ही होगा। रजनीश, चूंकि मुलाकात के बाद एक उम्मीद बंधी थी कि राज्यपाल की तरफ से हस्तक्षेप होगा, इस आदेश को वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पत्राचार नहीं हुआ है राज्यपाल की तरफ से। देखिए विवाह, आमतौर पर जो शिक्षक हैं वो अपनी लड़ाई खुद लड़ते थे, लेकिन के पाठक ने शिक्षकों को बोलने पर एक तरह से पाबंदी लगा दी है, शिक्षक संघ की मान्यता खत्म कर दी है। ऐसे में शिक्षक संघ की तरफ से विधान पार्षदों ने जो है मोर्चा संभाला और तमाम जो 15 विधान पार्षद हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों या विपक्ष के हों, वो सभी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने गुहार लगाया राज्यपाल से
राज्यपाल ने आश्वासन भी दिया, लेकिन 36 घंटे बीत गए और अब तक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की तरफ से कोई पत्राचार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक कोई राहत शिक्षकों को तो कम से कम मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल का संचालन बदस्तूर जारी है। वहीं बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या ट्रस्ट ने सोनिया गांधी को न्योता भेजा है। सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया है। मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये न्योता भेजा गया है। अधीर रंजन देवगौड़ा को भी न्योता भेजा गया है। तो एक एक करके तमाम जो गणमान्य लोग हैं, इन लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहने के लिए आमंत्रित किया गया है, न्योता भेजा गया है, जिसमें सोनिया गांधी को भी न्योता भेजा गया है। साथ ही साथ मनमोहन सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये न्योता भेजा गया है। अधीर रंजन और देवगौड़ा को भी इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में मौजूद रहने के लिए न्योता दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर दारोगा खामस चौधरी की हत्या के मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है, जिसमें मुख्यालय ने घटना से संबंधित जानकारी की रिपोर्ट तलब की है। पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दारोगा हत्याकांड की जांच के लिए बखरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। जिस कार से दारोगा को टक्कर मारी गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। कार मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द कर सभी अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। एसआई खामस चौधरी हत्या मामले में पुलिस मुख्यालय जो है बेहद गंभीर हुआ है और बताते चले कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए घटना से संबंधित जानकारी की रिपोर्ट जो है वो तलब किया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार जो है दारोगा हत्याकांड की जांच के लिए बखरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। जिस ऑल्टो कार से दारोगा को टक्कर मारी गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। कार के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अपराधियों की स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। इसकी तैयारी भी जो है वो अब शुरू कर दी गई है। और बताते चले कि पुलिस मुख्यालय के नए प्रावधान के अनुसार कर्तव्य के दौरान शहीद जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके आश्रित को एक मुश्त 25 लाख रुपया देने का प्रावधान शुरू हुआ है। इससे जुड़ी प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है। और आज जो बेगूसराय के एसपी हैं वो जो एसआई हैं खामस चौधरी जो इस घटना में शहीद हुए हैं उनके आश्रित को एक मुश्त 25 लाख रुपया जो है उसकी अदायगी करेंगे। और साथ ही साथ जो एसआईटी का गठन हुआ है वो टीम जो है इस मामले में जो अपराधी शामिल थे उनकी जल्द गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलवाएंगे। इसकी जो है कह सकते हैं कि निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है और अब उसका असर जो है वो बेगूसराय में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर महिला कांस्टेबल को गोली मारी गई है। अपराधियों ने कांस्टेबल पम्मी को गोली मारी है। पटना पुलिस लाइन में तैनात पम्मी खातून जिन्हें गोली मारी गई है, वीडियो बनाने के दौरान बताया जा रहा है कि ये गोली मारी गई जिस वक्त वो वीडियो बना रही थी उसी दौरान अपराधियों ने गोली चलाई। बता दें कि पटना पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल पम्मी खातून को अपराधियों ने बुधवार की रात गोली मार दी। पटना के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब खौफ का माहौल सीधे तौर पर सभी लोगों के अंदर है कि घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव की है, जहां पर मिली जानकारी के अनुसार पम्मी खातून पूर्णिया में तैनात प्रोफेशनल दारोगा शबाना आजमी के साथ वीडियो बना रही थी और इसी दौरान किसी अज्ञात ने कांस्टेबल को गोली मार दी। गोली बाएं हाथ में लगी है और वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पटना पुलिस ने इस मामले को पहले तो दबा कर रखा। मौके पर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंचती और छानबीन की शुरुआत कर दी गई। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बताने से या बोलने से परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं। इन्होंने कुछ फोटो बना रही थी। इसी क्रम में पम्मी खातून जो साथ में वीडियो बना रही थी उनको बाएं हाथ में इस जगह गोली लगी है। फिलहाल हम लोगों ने पीएमसीएच में आया हो और इमरजेंसी वार्ड में हम लोगों ने डॉक्टर से पूछताछ किया है, वो खतरे से बाहर है।
घटना के संबंध में अभी तक जो जानकारी मिली है उसने बताया है कि कुछ अंदरूनी मामले हैं जो इनके व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, उसी कारण से अभी तक घटना के संबंध में जानकारी मिल पाई है। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। और ताना इधर ना तो मेरी फ्रेंड थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, हम उसको चिल्लाया, थोड़ा सा कच किए, बस बाजू पे लग गया। कुछ लूटपाट करने की सोच थी उन लोगों की या क्या है? नहीं, ऐसी मतलब फायरिंग ऐसी ही करते? ऐसे ही तो कोई नहीं करेगा, हजारों लोग। मतलब मनसा कुछ लगा? आप लोग खुद हैं सब इंस्पेक्टर, उनको कुछ नहीं हुआ जो आपके साथ थी? वो थोड़ा डिस्टेंस पे थी। मतलब कुछ इंटेंशन उनका कुछ लगा था कि क्या कुछ है? ऐसा लग रहा है कि कोई हमको मरवाया है। ऐसे तो कोई किसी पे पूछ के गोली नहीं चला सकता ना। हमको पूछा कि दीघा गोलंबर किधर है, अगर मान लीजिए हम जाते हैं तो पूछेंगे, तो पूछते चलते बनेंगे, वहाँ वेट करने का क्या रीजन था? रीजन करके थोड़ा सा वेट करके फिर मेरे पे गोली टालने का क्या मतलब था? जाहिर सी बात है कि मेरे पे कोई मरवाया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।